हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी लंबी छुट्टियां बिता ली अपन ने। अब कुछ चर्चा शुरू करते हैं अपने 10th क्लास हिंदी के विषय में। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं अपने पाठ्यक्रम की कि 20 नंबर तो विद्यालय की जिम्मेदारी में होते हैं। विद्यालय में आपने वर्ष भर टेस्ट में, अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या किया, उसके ऊपर निर्भर करता है कि 20 नंबर आपके कैसे जाने वाले हैं। वहाँ अगर आप मेहनत करते हैं तो 17 अंक आपके उस हिसाब से चले जाते हैं। उसके अलावा बात रह जाती है 80 नंबर की। वो 80 नंबर हमारे पूरे वर्ष भर की मेहनत पर डिपेंड करता है, वर्ष भर हमने जो कुछ किया उस पर। अगर हम उस पाठ्यक्रम के संदर्भ में चर्चा करें तो इतना क्लिष्ट नहीं है जितना लेकर हम बैठे रहते हैं, उतना क्लिष्ट नहीं। बहुत साधारण सी बात है कि 80 नंबर अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी छोटी छोटी तैयारी लेके चलते हैं, अच्छी तैयारी हो जाती है। ये समझो कि 40 नंबर तो उस 80 नंबर में से हमें बिल्कुल मुफ्त के मिलते हैं। मामूली सी तैयारी करके ही हम अच्छे अंक उसमें ला सकते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले चर्चा करें पाठ्यक्रम में अपठित बोध। अपठित बोध में हमारे दो टॉपिक रहते हैं। पहला रहता है अपठित गद्यांश। अपठित बोध के अंदर अपठित गद्यांश, इस अपठित गद्यांश में से 3 प्रश्न आते हैं और ये तीनों तीन प्रश्न आते हैं और तीनों ही प्रश्न हमारे 4 नंबर के होते हैं। इन तीनों में पहला प्रश्न हमारा जो होता है वो होता है शीर्षक संबंधी। हमें उस दी गई रचना में से शीर्षक निकालना है। दूसरा प्रश्न होता है जिसका आप बड़ी आसानी से उत्तर दिए गए गद्यांश में से निकाल लेते हैं। और चौथा प्रश्न होता है वो थोड़ा विचारात्मक होता है, 2 अंक का प्रश्न होता है। और इसी तरह से दूसरा जो हमें दिया जाता है वो होता है अपठित पद्यांश। और पद्यांश में भी यही तरीका रहता है। 3 प्रश्न दिए जाते हैं और तीनों ही 3 प्रश्न दिए जाते हैं और तीनों ही प्रश्न हमारे 4 नंबर के होते हैं। सेम जैसा हम पहले गद्यांश में देख चुके उसी तरह से इसमें पहला प्रश्न शीर्षक का, दूसरा प्रश्न जो है गद्यांश में से। यहाँ थोड़ी समस्या ये आती है कि हमें सरलार्थ करना पड़ता है। दूसरे और तीसरे प्रश्न के लिए हमें सरलार्थ आना जरूरी है। भयभीत होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले जो पढ़ चुके हैं, नवम कक्षा तक जो कुछ भी पद्य भाग पढ़ा होता है अधिकांशतः उसी में से पूछा जाता है। जो विचारात्मक प्रश्न आता है, चाहे वो गद्यांश का हो चाहे वो पद्यांश का हो, तीसरा प्रश्न दोनों का, उसमें हमें अपनी रचना पर निर्भर नहीं रहना है। अपने विचार उसमें समाविष्ट करके, अपने विचारों को मिला करके उसका उत्तर देना होता है करीब 4 से 6 लाइन के बीच में। अगर इस तरह से करते हैं तो हमारे 8 नंबर आने की पूरी संभावना रहती है। इसके बाद में हम व्याकरण की चर्चा करें। अगर व्याकरण की चर्चा करते हैं तो ये व्याकरण हमारी 12 अंक की व्याकरण होती है। इस 12 अंक की व्याकरण में क्रिया विशेषण 2 अंक का, मुझे थोड़ी समस्या हो रही है, मैंने पहली बार इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ। 2 अंक का क्रिया विशेषण, उसके जस्ट बाद में 3 अंक का होता है कारक, काल और वाच्य। बहुत साधारण सा जैसा लिखा हुआ है वैसा ही वैसा, 1 नंबर का कारक, 1 नंबर का काल, 1 नंबर का वाच्य। और ये तीनों ही
बड़े ही साधारण से, बहुत ही साधारण 10-10 मिनट के टॉपिक हैं, हम बड़ी आसानी से इसके 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में 2 अंक का समास, उसके बाद वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि भी बिल्कुल नाम मात्र की है, इससे भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। और मुहावरे लोकोक्ति तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें हम पिछले कई वर्षों जब से हमने पढ़ना शुरू किया, लगभग जब से हमारी समझ विकसित हुई है 2nd 3rd क्लास से, उस समय से हम लगातार ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। लोकोक्ति हो चाहे मुहावरे हो, 2 अंक के मुहावरे आते हैं और 1 अंक की लोकोक्ति। उसके बाद में 48 नंबर आपके 48 नंबर की आपकी पुस्तक है, जिसमें 2 आपकी व्याख्याएं होंगी। एक व्याख्या गद्य भाग से, एक व्याख्या आपकी पद्य भाग से। दोनों ही व्याख्याएं 6-6 अंक की, इस तरह से दोनों मिलाकर के हुए आपके 12 अंक। 6 अंक की आएगी आपके गद्य भाग से और 6 अंक की पद्य भाग से। फिर दोनों से निबंधात्मक प्रश्न, एक गद्य भाग से एक पद्य भाग से, दोनों ही अथवा में आते हैं। उसके बाद में 12 अंक के आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न, 4 अंक के अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, और शेष 4 अंक रह जाते हैं। वो 4 अंक निर्भर करते हैं आपके कवि और लेखकों के परिचय से। ये कवि और लेखक परिचय और इसके साथ में सड़क सुरक्षा, पूरी तरह से आप ये समझ लीजिए कि आपको मुफ्त में अंक दिए जा रहे हैं। इन अंकों के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे हम पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, पुस्तक में सबसे पहले कवि का परिचय, जैसे पद्य भाग पढ़ेंगे तो कवि का परिचय, और गद्य भाग जब शुरू करते हैं तो उसमें लेखकों का परिचय, और इनके परिचय के साथ में हमारे जो है 4 नंबर मुफ्त के हमें प्राप्त होने की पूरी संभावना बन जाती है। आज दोस्तों सबसे पहले जो सबसे साधारण सा टॉपिक है हमारा वाच्य, मैं चर्चा करना चाहूँगा वाच्य पर। ये न सिर्फ हिंदी में, हम अंग्रेजी में भी पढ़ते रहते हैं। वाच्य अंग्रेजी में वॉइस के नाम से जाना जाता है, हिंदी में अपने वाच्य के नाम से जाना जाता है। अगर वाच्य को व्याकरण की पुस्तक में दी गई परिभाषाओं के आधार पर देखा जाए तो जिस क्रिया से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, कहने का अर्थ है कि वाक्य में दिया गया क्रियापद का लिंग वचन कर्ता, कर्म अथवा भाव दोनों में से किस पर निर्भर कर रहा है, उसे बताने वाले को वाच्य कहा जाता है। क्रियापद का लिंग वचन किस पर निर्भर करता है, उसका बोध करवाने वाले कारक वाच्य कहलाते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। जैसा कि दोस्तों नाम है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य कर्ता से बना हुआ शब्द है। जैसा कर्ता और कर्ता से बना हुआ आपका शब्द है कर्तृवाच्य। कर्तृ और कर्ता दोनों एक जैसे शब्द हैं। अपने को दिमाग में एक ही बात सेट करनी है कि जहां क्रियापद, जो क्रियापद है, क्रियापद का लिंग और वचन यदि कर्ता के अनुसार, क्रियापद का लिंग वचन यदि कर्ता के अनुसार है तो वहां कर्तृवाच्य कहा जाएगा। उदाहरण के रूप में मैं आपको यहाँ कुछ उदाहरण दे रहा हूं, जैसे राम पत्र लिखता है, मोहन गाना गाता है, रीना स्कूल जाती है। अब आप इसमें देखिए, जहां मैंने लिखा राम पत्र लिखता है, राम है इस कारण से हमने क्रियापद लिया लिखता है। अगर हम राम के स्थान पर सीता लिख देंगे
राम के स्थान पर यदि सीता लिखते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा क्रियापद लिखता हमारा क्रियापद जो लिखता है वो क्रियापद लिखता से परिवर्तित हो जाएगा। आप पढ़ के देख लीजिएगा, सीता के साथ सीता पत्र लिखती है। मोहन की जगह पर आप कर्ता को बदल के देखिए, यदि कर्ता मोहन की जगह पर मोहनी करते हैं तो अपना क्रियापद पूरी तरह बदल जाएगा। मोहनी गाना गाती है, यानी हमारा क्रियापद किस कारण से बदल रहा है? कर्ता के कारण। राम के स्थान पर सीता किया और क्रियापद बदल गया। इसका मतलब कर्ता के कारण यदि क्रियापद का लिंग वचन परिवर्तित हो रहा है तो वहां पर कर्तृवाच्य कहा जाएगा। इसमें कुछ विशेष बातें जो मैंने ये नीचे नोट में लिख रखी हैं। यहाँ कर्ता की प्रधानता और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो रहा है, अतः यह कर्तृवाच्य होंगे। अपने को एक ही बात दिमाग में रखनी है कि कोई भी वाक्य अपने को दिया जा रहा है, बोर्ड परीक्षा में आपको प्रश्न पत्र पर एक वाक्य दिया जाएगा और उससे संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक कारक का, एक काल का और वाच्य का। जहां कहीं पर भी वाच्य की बात आती तो आपको उस क्रियापद के लिए एक बार कर्ता को बदल कर देखिए। अगर कर्ता के बदलने से, कर्ता का क्या बदलना? लिंग बदलना, लिंग और वचन बदल कर देख लीजिए। जैसे राम दिया गया तो राम के स्थान पर स्त्री पद सीता को रख कर देख लीजिए। मोहन दिया गया, मोहन के स्थान पर स्त्री पद मोहनी, यानी पुरुषवाची कर्ता दिया गया तो उसके स्थान पर स्त्रीवाची कर्ता रख कर देखिए। और अगर कर्ता का लिंग बदल जाने से क्रियापद का लिंग बदलता है तो समझ लीजिएगा वहां पर कर्तृवाच्य है। इसके बाद में चर्चा करते हैं अपन थोड़ी देर कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य में वही समान कर्ता की तरह ही आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कर्मवाच्य। जैसे अभी हमने चर्चा की कर्तृवाच्य की, कर्तृवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कर्ता की। तो यहां पर प्रधानता किसकी रहेगी? कर्म की, यानी क्रियापद का लिंग वचन यदि कर्म पर निर्भर करता है तो वहां पर कर्मवाच्य कहा जाएगा। यहां आपको मैंने कुछ उदाहरण दिए, जिन उदाहरणों में राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है, फैक्ट्री बंद करा दी गई है, पत्र लिखा गया, दूध पिया गया और नीचे एक मैंने उदाहरण दिया है प्यार किया गया। ऐसे कुछ उदाहरण हैं। अब आप इनमें देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें कुछ कारक चिन्हों को देखना है, जैसे से, के द्वारा, ने, ऐसे कारक चिन्ह यदि वाक्य में उपस्थित हैं तो वहां पर ज्यादातर संभावना रहती है कर्मवाच्य की। दूसरा देखिए, राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है। यहाँ पर आप एक वाच्य को पहचानने से पहले आप देखिएगा कारक चिन्ह कौन सा है? से। पहले वाले उदाहरण में से कारक चिन्ह दिया गया तो मैंने आपको पहचान के लिए पहले ही बता दिया कि यदि कारक चिन्ह ये हैं तो यहाँ पर संभावना रहती है कर्मवाच्य की। दूसरा, फैक्ट्री बंद करा दी गई है। आप क्रियापद के साथ में क्या का प्रयोग करके देखिए, क्या बंद करा दी गई है? तो उत्तर आएगा आपके सामने फैक्ट्री। और फैक्ट्री के स्थान पर, फैक्ट्री स्त्रीवाची पद है, अगर आप इसके स्थान पर कोई पुरुषवाची शब्द अगर लिख कर देखते हैं तो आप पाएंगे करा दी गई है के स्थान पर करा दिया गया है। जैसे अगले उदाहरण में देखें, आप इसे नहीं समझ पा रहे, अगले उदाहरण में देखें तो पत्र लिखा गया और पत्र के स्थान पर लिखकर देखिए चिट्ठी लिखी गई, चिट्ठी लिखी गई, यानी पत्र पुरुषवाची शब्द है तो हमने उसके स्थान पर क्रियावाची शब्द चिट्ठी लिख करके देखा। पत्र लिखा गया, कविता लिखी गई। कर्मपद का लिंग बदल देने से हमारे क्रियापद पर प्रभाव पड़ रहा है। अगर कर्म का लिंग वचन बदलने से क्रियापद प्रभावित हो रहा है तो वहां कहा जाएगा कर्मवाच्य। अगले उदाहरण में देखें आप, दूध पिया गया, दूध पिया गया, यहाँ कर्म क्या है? दूध, क्योंकि पिया गया क्रिया जो है वो क्रिया किस पर हो रही है? दूध पर, और दूध पर क्रिया हो रही तो हमें हमारा कर्म क्या हुआ? दूध।
और अब हमें वाच्य का पता लगाने के लिए क्या करना है, इस दूध पद का लिंग बदल करके देखना है। दूध का दूध ही तो होने से रहा, तो हम इसका एक स्त्रीवाची शब्द इसी के समान देखेंगे, जैसे चाय, चाय पी गई, क्रियापद बदल गया। हमारा उद्देश्य यही है कि जिसके कारण से क्रियापद का लिंग अथवा वचन परिवर्तित हो रहा है वही हमारा वाच्य होता है। यहाँ कर्म के कारण से बदल रहा है तो कर्म वाच्य कहा जाएगा। इसके बाद में अगला जो तीसरा बिंदु है हमारा भाववाच्य। यहाँ कर्ता भी महत्व नहीं रखता है और कर्म भी महत्व नहीं रखता। छोटी सी मेरे लिखने में मिस्टेक हो गई, कर्ता व गौण, यहाँ कर्ता व कर्म गौण, याद रखने के लिए मैं आपको करेक्ट कर दूं अब बस इसी स्थान पर, कर्ता व कर्म गौण, अर्थात कर्ता और कर्म गौण होते हैं। कर्ता और कर्म पद का कोई महत्व नहीं होता है, न कर्ता के लिंग वचन से क्रियापद पर कोई प्रभाव पड़ेगा और न ही कर्म के लिंग वचन से क्रियापद पर कोई प्रभाव पड़ता है। यहाँ बात निर्भर करती है भाव पर, यानी क्रियापद का लिंग वचन भावानुसार होता है। भावों के अनुसार क्रियापद का लिंग वचन बदलता रहता है, न कर्ता से बदलता और न ही कर्म से। जैसे मैंने उदाहरण लिया, मुझसे उठा नहीं जाता। अब आप इस वाक्य में देखिए, यहाँ पर कर्ता कौन है, आप पहचान सकते हैं। पहला जो उदाहरण मैंने लिया, मुझसे उठा नहीं जाता, यहाँ कोई कर्ता नहीं है। कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर स्त्री है या पुरुष है, नहीं कहा जा सकता। और कर्म तो यहाँ है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, कर्म पद भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो सीधी सी बात आ गई, न कर्ता है और न ही कर्म है। तो बात किस पर निर्भर करेगी, भाव पर। इसी के जैसा दूसरा उदाहरण लिया, मुझसे चला नहीं जाता। अब यहाँ पर भी नहीं कह सकते कर्ता कौन है कर्म कौन है, इसलिए यहाँ पर भी भाववाच्य होगा। मुझसे खाया नहीं जाता, कौन कह रहा है, नानी कह रही है, नाना, चाचा या चाची, नहीं पता ना, इस कारण से हम यहाँ पर न कर्ता पर निर्भर करेंगे और न ही कर्म पर, बात आएगी सीधी भाव पर, इसलिए यहाँ पर कहा जाएगा भाववाच्य। इस प्रकार से ये हमारा एक वाच्य संबंधी टॉपिक है जो आपके बोर्ड में एक अंक, पूरा एक अंक दिलवाने वाला है। इसको आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, जो भी आपकी समस्याएं हों समय निकाल कर पूछते रहिए आप उनसे।